नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आज के इस सेशन में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर योगिता श्रीमाली, आपके फ़िज़िक्स टीचर। काफ़ी लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं, मेरे से आपने काफ़ी लेक्चर्स पढ़े हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है। मैं हर लेक्चर में आपको यही 3 चीज़ें बोलती आई हूँ। प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के अभ्यास करना है, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाना है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और अपनी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। ये 4 चीज़ें अभी आने वाले 2 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी सारे काम हम आगे पूरे साल कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मेन पीक टाइम है इसमें आपको पढ़ना ही है, ठीक है। इसी चीज़ पर एक कहावत है, किसी ने कहा हुआ है कि बंदे खुद में को अपना इतना काबिल बनाओ कि खुदा खुद आके आपसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इतनी मेहनत करो, इतना पढ़ो, इतनी मेहनत करो, इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो कि हम अपनी कामयाबी पे कभी शक कर ही नहीं सके। भगवान मजबूर हो जाए कि हमें अच्छे मार्क्स देने ही देने हैं। भगवान क्या एग्जामिनर आपके मार्क्स काट ही नहीं पाए, हमें इतना अच्छा लिख के आना है। और इतना अच्छा हम तभी लिखेंगे जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। छोड़ दिया बीच में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब तो मेन पीक टाइम है, डेली रिवीजन करना है। जो आप पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रही आप पूरा 100% करो, 100% करते हो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। लेकिन कोई अगर 100% न कर पाए तो आप भले 75% करो, लेकिन 75% ऐसा करो कि कोई भी क्वेश्चन उसमें आ जाए हम उसको अटेंड कर सकें। हम पूरा 100% करें लेकिन आने वाले क्वेश्चंस उसमें से हमको 60% ही आए या 50% ही आए, उसका क्या मतलब है। आप भले पूरे कोर्स में से 70% करो, 75 करो, लेकिन वो ऐसा करो कि बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। आपके पूरे फिजिक्स में 14 चैप्टर्स हैं, 14 में से आप 10 चैप्टर ही करो, लेकिन वो 10 चैप्टर इतने अच्छे करो कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कोई चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको लगे कि यार इंटरेस्टिंग नहीं है, मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अब वो छोड़ दीजिए। साथ में आप ये भी देखिए कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है। जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं उनको आप ज़्यादा अच्छे से फोकस देके करिए, जो कम वेटेज वाले उनको आप थोड़ा लूजली करिए। तो वो आपको पूरा क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, पूरा सिनेरियो आपको बनाना पड़ेगा आपके एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। लेकिन जो चैप्टर कर रहे हो वो इतना अच्छा होना चाहिए कि उसमें से कोई भी डेरिवेशन आ जाए, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, कोई भी डेफिनेशन आ जाए, हम उसको आराम से अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स हमने पहले पढ़ ली है। क्या होती है रे ऑप्टिक्स? जब हम लाइट को एक रे की तरह मानते हैं, हम ये मानते हैं कि प्रकाश एक किरण की तरह चल रही है, तो हमारी जो ऑप्टिक्स बनती है, जो प्रकाशिकी बनती है, वो किरण प्रकाशिकी बनती है, रे ऑप्टिक्स बनती है। जिसमें हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, डिस्पर्शन पढ़ा, स्कैटरिंग पढ़ी। ये 4 फिनोमिना हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़े। उसमें हम ये मान के चलते हैं कि लाइट रे की फॉर्म में चल रही है, एक किरण की तरह प्रकाश चलता है। जब हमने प्रकाशिकी का इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्टिक्स है, जो प्रकाशिकी है, वो 2 तरह की होती है। उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सी? रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी और वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी। जब हम प्रकाश को एक वेव की तरह मानते हैं, जो लाइट आ रही है हम ये मानते हैं कि वो वेव की तरह चल रही है, एक तरंग की तरह चल रही है, जो अपनी जो एनर्जी है वो एनर्जी उस मीडियम को दे रही है जिस मीडियम से वो ट्रैवल कर रही है। किरण प्रकाशी में लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, वो प्रकाश जब किसी माध्यम में से चलता है तो वो अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को उस माध्यम के कणों को देता है। वो कण वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो वेव चल रही है, ठीक है। जैसा ध्वनि के केस में होता है, साउंड के केस में होता है। साउंड जब चलती है किसी माध्यम में तो वो क्या करती है, अपनी एनर्जी मीडियम के पार्टिकल्स को दे देती है और वो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हुए आगे से आगे बढ़ते हैं। जब वेव इस तरह से चलती है तो हम उसको क्या कहते हैं, जब लाइट इस तरह से चलती है तो हम उसको क्या कहते हैं, तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। तो तरंग प्रकाशिकी में भी हमें कुछ फिनोमिनास पढ़ने हैं। कौन कौन से लाइट फिनोमिना शो करता है हमें वो पढ़ना है, लेकिन जो सबसे पहले हमें इसके अंदर पढ़ना है वो है हाइगन प्रिंसिपल, हाइगन का सिद्धांत।
हाइगन ने ये बताया कि कोई भी प्रकाश का संचरण कैसे हो रहा है, जो प्रकाश तरंग के रूप में चल रही है, जो वेव के फॉर्म में लाइट चलती है, वो संचरित कैसे होती है, वो प्रोपोगेट कैसे होती है, वो किसी भी मीडियम में चलती कैसे है। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वेव दिखती कैसी है ना। इसके अंदर एक डेफिनेशन होती है जिसको हम पहले समझते हैं, उसके बाद हाइगन प्रिंसिपल पर जाएंगे। एक टर्म होती है जिसको हम इस पूरे वेव ऑप्टिक्स में बार बार यूज लेंगे, वो होता है वेव फ्रंट तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या हुआ? तरंगाग्र का मतलब ये है कि लाइट का, वेव का वो पार्ट जो हमें दिख रहा है, जैसा हमें दिख रही है वो लाइट। जैसे ट्यूबलाइट है, अगर ट्यूबलाइट की लाइट को हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि पूरे रूम के अंदर वो ट्यूबलाइट की लाइट एक समान है, तो उसका जो तरंगाग्र बनेगा वो सिलेंड्रिकल बनेगा, बेलनाकार बनेगा, क्योंकि वो जो लाइट अपनी दे रहा है वो चारों तरफ भी दे रहा है और साइड में भी दे रहा है। तो उसका जो तरंगाग्र जैसा हमें दिखेगा वो कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा, बेलनाकार होगा। यही अगर एक बल्ब है, बल्ब की जो लाइट अगर आप उसको देखोगे तो क्या लगेगा? एक गोले के अंदर उसकी लाइट है। कभी भी आप बल्ब को जलते हुए देखना, थोड़ा सा जो डिम बल्ब होता है, नाइट लाइट वाला बल्ब होता है, अगर उसको देखोगे ना तो और अच्छे से दिखेगा आपको। नाइट लाइट का बल्ब चल रहा है, आप उसको देखना तो ऐसा लगेगा कि उस बल्ब के चारों तरफ एक ऐसा गोला जैसा बन गया है जो लाइट को संचरित कर रहा है, जो लाइट को आगे फैला रहा है, तो वो हमें दिख रहा है। तो वही उसके लिए क्या बन जाएगा? वेव फ्रंट बन जाएगा, तरंगाग्र बन जाएगा। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ अलग अलग तरह के सोर्सेज होते हैं, अलग अलग तरह के स्रोत होते हैं। अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स है, ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है, तो इसकी लाइट क्या होगी? चारों तरफ फैलेगी, इस तरह से, जैसा बल्ब के केस में होता है, बल्ब की लाइट चारों तरफ फैलती है। अब हमें इन सारे पॉइंट्स को अगर मिला देते हैं तो हमें क्या लगता है? ये एक वृत्ताकार है, एक सर्कल है। तो कोई पॉइंट सोर्स अगर होगा, बिंदु स्रोत अगर होगा, तो उसका वेव फ्रंट कैसा दिखेगा? इस तरह का सा वृत्ताकार दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, सिलेंड्रिकल, सर्कुलर दिखेगा, स्फेरिकल दिखेगा। यही अगर मेरे पास एक लाइन स्रोत होगा, इस तरह से एक लाइन है, तो इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स है वो सोर्स का काम करेंगे। तो अब इस केस में हमें जो लाइट दिखेगी वो कैसे दिखेगी? ये तो बिंदु स्रोत बन गया, ये भी बिंदु स्रोत बन गया, तो इसके कारण तो हमें इस तरह का सर्कुलर दिखेगा, ऐसा, क्योंकि इसकी जो लाइट है वो चारों तरफ ऐसे फैलेगी, ठीक है, इसकी भी लाइट ऐसे चारों तरफ फैलेगी, और जो ये स्ट्रेट लाइन बीच वाली है उसका हमें इस तरह से दिखेगा। तो अगर लाइन स्रोत होता है, एक रेखा स्रोत होता है या एक समतल स्रोत होता है, तो उसका जो वेव फ्रंट बनता है, उसका जो तरंगाग्र बनता है वो कैसा बनता है? बेलनाकार बनता है, सिलेंड्रिकल बनता है। तो सबसे पहले हमें जब वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं तो हमें यही समझना जरूरी है कि वेव फ्रंट क्या होता है, क्योंकि हम आगे आने वाले टॉपिक्स में डायरेक्ट बोलेंगे वेव फ्रंट, एक पॉइंट स्रोत है उसका वेव फ्रंट ऐसा है। तो हमें पहले ये समझना जरूरी है कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो अब ये चीज क्लियर है, पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? वेव फ्रंट मतलब जो हमें दिख रहा है, तरंगाग्र मतलब जो हमें दिख रहा है, तो पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? ऐसा स्फेरिकल होगा, ठीक है। और जो स्ट्रेट लाइन है या लाइन सोर्स है उसका जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? बेलनाकार होगा। ऐसे और भी बहुत सारी तरह के वेव फ्रंट्स होते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम हमारे डेरिवेशंस में काम मिलेंगे, जो हमारे चैप्टर में काम मिलेंगे, वो यही दो होंगे, और उसमें भी मोस्टली ऐसा पॉइंट सोर्स ही आपके जितने भी टॉपिक्स हम आगे कवर करेंगे उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, जिसमें हम प्रकाश को ये मान रहे हैं कि तरंग की तरह चल रहा है, और जो हमारा प्रकाश का स्रोत है, अगर बिंदु स्रोत है तो उसका तरंगाग्र वृत्ताकार होगा, और अगर रेखा स्रोत है तो उसका जो तरंगाग्र होगा वो बेलनाकार होगा, ठीक है। हमें जो सबसे पहले इसके अंदर पढ़ना है वो आता है हाइगन का सिद्धांत। हाइगन ने यही बताया कि तरंगाग्र कैसे होते हैं, जो वेव है, जो लाइट है, उसका संचरण कैसे हो रहा है, संचरण करते हुए वो किन नियमों को फॉलो करता है, वो हमारा हाइगन ने बताया। मतलब हाइगन ने ये बताया कि प्रकाश का संचरण होने में किन नियमों को पाला जाता है। तो यहाँ पे 3 नियम हाइगन ने दिए। क्या लिखा है? तरंगों के संचरण के लिए हाइगन ने बताया कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे जो प्रत्येक कण हैं, भारहीन पदार्थ है, वो भी इसके अंदर माने गए हैं कि वो भी कंसीडर करने होंगे।
इस पदार्थ को ईथर कहते हैं, जो हमारे भारहीन पदार्थ है, जिसका मास नेग्लिजिबल होता है, जिसका वेट नेग्लिजिबल होता है, उनको क्या कहते हैं, ईथर कहा जाता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है, केमिस्ट्री वाला ईथर अलग होता है। फिजिक्स में, जो ब्रह्मांड में, जो यूनिवर्स में ईथर है, इसका मतलब ये है कि ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे छोटे से छोटे पार्टिकल जिनका मास नेग्लिजिबल होता है, जो भारहीन होते हैं, लेकिन वो भी अपना एक इफेक्ट तरंगों के संचरण में दिखाते हैं। ठीक है, ईथर में तरंगों के संचरण के लिए सारे गुण उपस्थित हैं। अगर अपन वैक्यूम की बात करते हैं, निर्वात की बात करते हैं, तो निर्वात में तो कोई तरंग चल ही नहीं पाती है। क्यों नहीं चल पाती है? क्योंकि वहां पे कोई पार्टिकल्स नहीं है। लेकिन अगर अपन ईथर की बात करें तो ईथर में कुछ पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो इतने छोटे हैं कि उनका मास नेग्लिजिबल है। अब जब कैसी ऐसे ईथर माध्यम में से तरंगों का संचरण होगा, तो तरंगों के संचरण के लिए जो जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, जो जो आवश्यक चीजें हैं, वो सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, हाइगन ने ऐसे ही ईथर के लिए ऐसा ही एक ईथर का माध्यम लिया और उसमें तरंगों के संचरण के लिए 3 परिकल्पनाएं दी, 3 पॉइंट्स दिए, 3 पोस्टुलेट्स दिए। पहला पोस्टुलेट क्या है? जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होता है, कौन सा माध्यम? ईथर माध्यम, तो चारों ओर जो स्थित ईथर के कण हैं वो कंपन करने लगते हैं। कोई भी एक वेव है, जब वो एक वेव ईथर मीडियम में से चल रही है, जिसमें ईथर है, ऐसे मीडियम में से जब चलेगी तो जो ईथर के पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करने लगेंगे, और ये जो कंपन करते हुए पार्टिकल्स हैं, जब ये आगे से आगे मूव करते हैं तो क्या बन जाती है? तरंग बन जाती है, वेव बन जाती है। तो जो लाइट का प्रोपोगेशन हो रहा है, लाइट का जो संचरण हो रहा है, प्रकाश का जो संचरण हो रहा है, वो ईथर के पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण हो रहा है। ईथर के पार्टिकल आगे से आगे मूव कर रहे हैं, वो कंपन कर रहे हैं, कंपन करके अपनी एनर्जी आगे से आगे दे रहे हैं, जिस कारण से वो वेव ट्रेवल कर रही है। इसको ही क्या कहा जाता है? तरंगाग्र कहा जाता है। और इसमें क्या हो रहा है? ईथर के जितने भी पार्टिकल्स थे उनका कंपन जो हो रहा है वो समान कला में हो रहा है। अगर ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं सारे पार्टिकल तो ऐसे ही वाइब्रेट करेंगे, ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं तो ऐसे ही वाइब्रेट करेंगे, एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो दिया हाइगन ने, ये कहा कि प्रत्येक कण, तरंगाग्र जो हमने बनाया, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की तरह काम करेगा। हमारा तो एक पॉइंट सोर्स था, ये हमारा पॉइंट सोर्स है, इसका जो हमें वेव फ्रंट मिला वो ऐसा सर्कुलर मिला। अब इस सर्कुलर वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करेगा। वापस से वो एक नया सोर्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं कि वापस से ये एक नया पॉइंट सोर्स है। ठीक है, जिससे सभी दिशाओं में गोलीय तरंगें निकलती है। अब जैसे ये हमारा पॉइंट सोर्स था, इस पॉइंट सोर्स का ये वेव फ्रंट बन गया। अब इस वेव फ्रंट का जो भी पॉइंट होगा वो वापस से क्या करेगा? एक नए स्फेरिकल मीडियम की तरह काम करेगा, एक नए स्फेरिकल सोर्स की तरह काम करेगा। इसी को ही क्या कहा जाता है? द्वितीयक तरंगाग्र कहा जाता है, द्वितीयक तरंगाएं कहा जाता है। और ये मूल तरंगाओं की वेलोसिटी से ही आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं होगा कि इसकी स्पीड कम होगी या इसकी स्पीड ज्यादा होगी, ये भी उसी स्पीड से चलेंगे। अभी कैसे होता है आगे हम फिगर देखेंगे, उसे और अच्छे से क्लियर में समझ में आएगा। तीसरा पॉइंट जो इसने कहा वो ये कहा कि किसी क्षण सभी द्वितीय तरंगाओं का, अब जैसे ये हमारी एक वेव फ्रंट था, इस पे ये पॉइंट था, इस पॉइंट पे वापस से ऐसा स्फीयर बन गया, वापस से स्फीयर बन गया, तो ये जो स्फीयर बन रहे हैं इनकी जो ये स्पर्श रेखाएं हैं, यहाँ पे हम एक इस तरह से पाथ ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? तरंगाग्र का पृष्ठ बन जाएगा। ठीक है, किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगाओं का आवरण अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करेगा। ठीक है, अब ये जो 3 नियम हमने लिखे हैं, जो ये 3 परिकल्पनाएं हमने लिखी है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ये इसका डायग्राम है। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ये डायग्राम बना के आना पड़ेगा। तीनों नियम लिखोगे और तीनों नियम लिख के ये डायग्राम बना के आना है। देखिए, सबसे पहली चीज क्या थी कि ये पॉइंट सोर्स है हमारा, तो ये हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, ये रहा। इस पॉइंट सोर्स की लाइट चारों तरफ फैली, इस तरह से फैली।
अब इसका अगर अपन ने वेव फ्रंट बनाया तो हमें वेव फ्रंट ये मिला, इसका ऐसा स्फेरिकल मिला। ये मैं और आगे तक बढ़ा सकती हूँ, मैंने सिर्फ आगे वाला पोर्शन लिया, लेकिन अगर हम इसको चाहें तो ऐसा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसके जितने भी बिंदु हैं, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये सारे वापस से क्या करेंगे, नए सोर्स की तरह काम करेंगे। ये नया सोर्स बन गया। ठीक है, अब इस नए सोर्स के जो स्पर्श बिंदु हैं, अगर हम उनको मिलाते हैं और एक पृष्ठ बनाते हैं तो ये स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला पृष्ठ बन गया। इसी तरह से इन स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला पृष्ठ बन गया, ये इस तरह से। तो ये क्या बन गया, हमारा नया वेव फ्रंट बन गया। किसका, इस सोर्स का जो वेव फ्रंट बना वो ये बना, स्फेरिकल वेव फ्रंट बना। ठीक है, अब इसी को ही जब आगे ये प्रोपोगेट हो जाएगा, आगे जाएगा, तो आगे प्रोपोगेट होने के बाद ये इस तरह से पैरेलल लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। ये प्राइमरी वेव फ्रंट हुआ, इसको हम कहेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राथमिक तरंगाग्र। और ये हमारा बन जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट, द्वितीयक तरंगाग्र, जो हमें एक्चुअल में दिख रहा है। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स था, पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट बना वो ये बन गया। अब जब ये लाइट आगे प्रोपोगेट करेगी तो इस तरह का वेव फ्रंट बन जाएगा। यही हाइगन ने अपनी तीनों परिकल्पनाओं में समझाया। जो हाइगन ने 3 पॉइंट्स लिखे उसका ये एक फिगर पूरा एक्सप्लेनेशन देता है। तो आपको एग्जाम में वो तीनों पॉइंट्स भी लिख के आने हैं और ये फिगर भी ड्रॉ करके आना है। क्लियर? हमने 2 नियम वेव ऑप्टिक्स में पढ़े हैं, परावर्तन और अपवर्तन पढ़े थे। जब हमने रे ऑप्टिक्स करी थी, हमने किरण प्रकाशिकी करी थी, तो उसमें हमने 2 टर्म्स पढ़ी थी, रिफ्लेक्शन परावर्तन और रिफ्रैक्शन अपवर्तन। हमें इस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो हमने नियम बना लिए थे, जो हमने नियम वहां पे पढ़े थे, परावर्तन के लिए हमने क्या पढ़ा था, I = R होता है, जो आपतन कोण होता है वही परावर्तन कोण होता है। और अपवर्तन में हमने स्नेल नियम पढ़ा था। तो इन्हीं दोनों नियमों को, परावर्तन को और अपवर्तन को, हमें हाइगन के सिद्धांत से समझाना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम ले रहे हैं हाइगन के सिद्धांत से तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, वेव फ्रंट का। अब हम वेव ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट में ले रहे हैं, वेव के कॉन्सेप्ट में ले रहे हैं। पहले हमने रे के कॉन्सेप्ट में लिया था, अब हम रे नहीं मान रहे, हम पूरा का पूरा एक वेव फ्रंट ले रहे हैं। वेव फ्रंट हमारा किसी पृष्ठ पर इंसिडेंट हो रहा है और वो किस तरह से परावर्तन होता है और उसमें किस तरह से अपवर्तन होता है। नियम वही होंगे, एंगल I = एंगल R और स्नेल का नियम, उन्हीं को ही हमें डिराइव करना है। लेकिन अब हमें हाइगन के सिद्धांत को यूज लेके करना है। ठीक है, हाइगन का सिद्धांत क्या कहता है, प्राइमरी वेव फ्रंट एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाता है और सेकेंडरी वेव फ्रंट ही हमें जो फाइनल रिजल्ट है उसको दिखाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हाइगन के सिद्धांत को काम में लेकर परावर्तन के नियम को पहले समझा रहे हैं। मान लिया हमारा ये एक पृष्ठ है Z जो कैसा है, ऑपेक है, दृढ़ है, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन करवाना है, परावर्तन करवाना है। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल है, अभिलंब है, और ये एक दूसरा नॉर्मल है, एन डैश है। ठीक है, हमारा ये एक पूरा वेव फ्रंट आ रहा है। ये देखिए, ये एक वेव फ्रंट आ रहा है, ए बी, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये हमारा पूरा एक वेव फ्रंट आ रहा है। ठीक है, ए ने जो एंगल बनाया है नॉर्मल के साथ, वही एंगल बी भी बनाएगा। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करती हूँ तो यहाँ आई एंगल बना है, तो यहाँ भी आई एंगल ही होगा। तो मेरा जो इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, आपतित तरंगाग्र हो गया, वो ए बी हो गया। ये ए बी हमारा आपतित तरंगाग्र हो गया। ठीक है, अब ये जो आपतित तरंगाग्र है ए बी, ये क्या बनाएगा, एक द्वितीयक तरंगाग्र बनाएगा। तो ए बी का जो द्वितीयक तरंगाग्र बना वो क्या बन गया, A' B' बन गया। ठीक है, अब इसको अपन समझे कैसे, यहाँ पे क्या कह रहा है, समतल तरंगाग्र ए बी है, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी। आपतन कोण इसने कितना बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनाया, I बनाया। इसका प्रत्येक कण नए स्रोत की तरह काम कर रहा है। यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है। ये सारे पॉइंट नए सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, नए स्रोत की तरह काम कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, द्वितीयक तरंगों का उत्सर्जन होगा, तो हमारी द्वितीयक तरंगिकाएं बन गई। ठीक है, जिस टाइम में ए से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगाएं बी
ए डैश तक पहुंचती है, ए से कहां तक पहुंची, यहाँ पे आई, ए की वेव यहाँ आई, यहाँ से टकराएगी, टकरा के ये ऐसे चली गई। तो जितने टाइम में ए से ए डैश पहुंची उतने ही टाइम में बी से बी डैश पहुंचेगी। टाइम सेम लगेगा, पूरा वेव फ्रंट आ रहा है ना। ए बी वेव फ्रंट था, उसका जो हमें रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिला वो ए डैश बी डैश मिला। ए बी हमारा इंसिडेंट था, ए डैश बी डैश रिफ्लेक्टेड था। ए से ए डैश तक जाने में वेव को जितना समय लग रहा है, बी से बी डैश आने तक में भी उतना ही समय लगेगा। ठीक है, अब जो हमारा ये ए डैश बी डैश है, इसने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया उसको हम क्या कह रहे हैं, आर कह रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहे हैं, परावर्तन कोण कह रहे हैं। हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, परावर्तन का नियम था, क्या था, एंगल आर इक्वल होता है एंगल आई के। इसको हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स कंसीडर करने हैं। दिख रहे हैं आपको दो ट्राइंगल्स, ए की बेस ए बी डैश, ये ए है, ये बी डैश है। ए बी डैश पर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन सा बन रहा है, ए बी बी डैश और ए डैश बी डैश। ये दो ट्राइंगल ए की कॉमन बेस ए बी डैश पर बन रहे हैं। और मैथ्स में हमने 10th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि ए की कॉमन बेस पे जो दो ट्राइंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, समरूप होते हैं। और अगर समरूप है तो उनकी साइड्स की रेशियो क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे समरूप ट्राइंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं, ए बी बी डैश और ए डैश बी डैश। क्यों, क्योंकि दोनों ए की कॉमन बेस ए बी डैश पर है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम हमारे आगे डेरिवेशन में काम में ले रहे हैं। ये हमारा डेरिवेशन है, इसके लिए हमें प्रूव करना है आई इज इक्वल टू आर होता है। उसको प्रूव करने के लिए हमने दो ट्राइंगल्स कौन कौन से लिए, ट्राइंगल ए डैश बी डैश और ट्राइंगल ए बी बी डैश। ठीक है, साइन आई किसके इक्वल आया, देखिए एक बार फिगर में साइन आई कहाँ है हमारा, प्रीवियस फिगर में देखते हैं, ये रहा, ये एंगल आई आ रहा है। ठीक है, ए डैश बी डैश ट्राइंगल में ये एंगल आई आ रहा है। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, साइन क्या हो जाता है, अगर हम किसी भी ट्राइंगल के लिए साइन थीटा निकालते हैं तो वो हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, एंगल के जो जस्ट अपोजिट वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है। अब एंगल यहाँ पे कौन सा है, ये आई एंगल है। आई के जो जस्ट अपोजिट वाली साइड है ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो 90 के जो अपोजिट वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो अगर मैं इस ट्राइंगल से साइन आई निकालना चाहूँ तो साइन आई कितना बन जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी डैश। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से अगर मैं ट्राइंगल ए बी बी डैश से साइन आर निकालूं, लिख दें यहाँ पे अपन साइन आई कितना बन जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी डैश। और साइन आर कितना बन जाएगा, साइन आर ये बन रहा है, इसके अपोजिट वाली साइड ये हो गई ए बी अपॉन ये 90 का है तो उसके अपोजिट ए बी डैश। ठीक है, साइन आई और साइन आर हमने यहाँ ट्राइंगल से निकाल लिया। इसी वैल्यूज को हमने हमारे अगले डेरिवेशन में यूज लिया। ये रहा हमारे पास डेरिवेशन। ठीक है, तो यहाँ आया हमारे पास ए बी डैश अपॉन ए बी डैश, ए डैश अपॉन ए बी डैश। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक दूसरे से डिवाइड कर रही हूँ। तो मैंने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया तो क्या मिल जाएगा हमें, ये है हमारा बी बी डैश अपॉन ए बी डैश और यहाँ आ रहा है ए डैश अपॉन ए बी डैश। अगर मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया तो क्या करेंगे, बी बी डैश अपॉन ए बी डैश डिवाइड ए डैश अपॉन ए बी डैश। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, कर लेते हैं अपन यहाँ पे बी बी डैश अपॉन ए बी डैश मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा ए बी डैश अपॉन ए डैश हो जाएगा। ये टर्म्स कट गई, क्या बच गया, बी बी डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, हमने कहा जितने समय में लाइट ए से ए डैश तक पहुंची उतने ही समय में बी से बी डैश तक पहुंची।
वेग दोनों का सेम है क्योंकि मीडियम सेम है, मीडियम चेंज नहीं हुआ है, एक ही मीडियम में है, समय बराबर है, और अगर वेग बराबर है तो दूरी बराबर हो जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है? वेग बराबर दूरी बटा समय। अगर हम दूरी लेते हैं तो दूरी कितनी बन गई? वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी सेम है, टाइम सेम लग रहा है, तो जो दूरी तय हुई वो भी बराबर होगी। ए से ए डैश तक पहुंचने में जितना समय लग रहा है, बी से बी डैश तक में भी उतना ही समय लग रहा है। वेग समान है क्योंकि मीडियम सेम है, माध्यम समान है, तो ए से ए डैश तक की जो दूरी है वो बी से बी डैश तक की दूरी के इक्वल होगी। इसका मतलब ए डैश बी डैश के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों कट जाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1। साइन आर को इधर इक्वल से मल्टीप्लाई कर दो, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। जब दोनों तरफ साइन है काट सकते हैं, आई इज इक्वल टू आर। यही हमारा क्या था? परावर्तन का नियम था। जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो वहां पे 2 नियम पढ़े थे। पहला नियम, आपतित कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होंगे। यहाँ पे हमारे एक ही तल में थे क्योंकि हम उसको एक पेपर पे बना पा रहे थे। दूसरा, आई और आर इक्वल होगा, जितने एंगल पर इंसिडेंट होती है उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है, आई बराबर आर। तो यहाँ पे हमारा परावर्तन का नियम सिद्ध होता है। किसको यूज लेके? हाइगन के सिद्धांत को यूज लेके। मतलब अब हमने एक किरण नहीं मानी, हमने पूरा का पूरा एक वेव मानी, और वो वेव फ्रंट क्या था? ए बी था। ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ए डैश बी डैश रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट था। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ने भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाया। यही हमारा परावर्तन का नियम था। ठीक है, समझ में आया? जैसा हमने परावर्तन का नियम लिया, बिल्कुल उसी तरह से हमें अपवर्तन के नियम को भी हाइगन के सिद्धांत से समझाना है। अपवर्तन में क्या होता है? मीडियम चेंज हो जाता है। रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता है, एक ही मीडियम में लाइट रहती है। एक मीडियम से उसी मीडियम में लाइट आई, टकराई और टकरा के वापस उसी मीडियम में चली गई। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे हमने मान लिया एक मीडियम ये है, दूसरा मीडियम ये है, ये हमारा रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। एक विरल मीडियम है और एक सघन माध्यम है। विरल मतलब एयर मान सकते हैं और सघन मतलब पानी मान सकते हैं, ग्लास मान सकते हैं। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं यहाँ पे कि लाइट विरल माध्यम से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, या तो पानी में आ रही है या ग्लास में आ रही है। ठीक है, मान लिया फर्स्ट मीडियम में जो वेव की वेलोसिटी है वो v1, अब क्योंकि मीडियम चेंज हो गया ना, मीडियम चेंज होने के कारण वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो जो फर्स्ट मीडियम है उसमें वेव की वेलोसिटी v1 है, सेकेंड मीडियम में जो वेव की वेलोसिटी है वो v2 है। अब मुझे बताओ v1 ज़्यादा होगा या v2 ज़्यादा होगा? जितना सघन माध्यम होता है वेग उतना ही कम हो जाता है, जितना विरल माध्यम होता है वेग उतना ही ज़्यादा होता है। निर्वात में बहुत तेज चलती है, हवा में आती थोड़ी कम हो जाती है, पानी में जाके और कम हो जाएगी, और ग्लास में जाके तो और कम हो जाएगी। तो जितना सघन माध्यम होता जा रहा है, जितनी मीडियम की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, वेव की वेलोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, हमने माना ये रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है, और ये हमारा डेंसर मीडियम है, तो ऑब्वियस है v1 ग्रेटर होगा v2 से। ठीक है, विरल माध्यम में वेलोसिटी ज्यादा होती है, सघन माध्यम में वेलोसिटी कम हो जाती है। राइट, ये हमारा ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ठीक है, ये हमारा वो पृष्ठ है जो दोनों माध्यमों को पृथक कर रहा है। यहाँ पे हमारा डेंसर है, यहाँ पे रेयर है, तो ये z डैश है दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है। ठीक है, ए बी हमारे इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये ए बी हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। इंसिडेंट वेव फ्रंट ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है आई। ठीक है, अब क्या हुआ? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां तक जो ये वेव चली बी से ए डैश तक, उसकी जो डिस्टेंस हुई वो कितनी हुई? v1t। डिस्टेंस कैसे निकाली? अभी पीछे बताया था, वेग इनटू समय। तो हमने कहा प्रथम माध्यम में वेग है v1 और मान लिया b से a डैश तक आने में t समय लगा है, तो ये जो दूरी हुई b से a डैश तक की वो v1t हो गई। राइट, अब क्या हुई?
जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तरंग जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। नॉर्मल से डेंसर आएगी तो नॉर्मल की तरफ घुसे, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, और जब डेंसर से रेयर जाएगी तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो ये रे क्या हुई, नॉर्मल की तरफ झुक गई, इस तरह से टेढ़ी हो गई। इसी तरह से ये रे भी देखो अपनी डायरेक्शन बदली, नॉर्मल की तरफ झुक गई। ठीक है, जो जाने वाला वेव फ्रंट है वो क्या हो गया हमारा, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये हमारा जो ए बी डैश है ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया। ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट हुआ, ए बी डैश हमारा या ए डैश बी डैश हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कितनी हुई, ए डैश से बी डैश तक की जो डिस्टेंस होगी वो v2t हो जाएगी, क्योंकि मीडियम चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक है, इसी चीज को हमने यहाँ पे पूरा लैंग्वेज में लिखा है। माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, जेड जेड डैश वो फेस है जो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन कर रहा है, दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। दोनों माध्यमों में जो तरंगों के वेग है वो v1 v2 है और v1 ग्रेटर देन v2 है। इसका मतलब जो मीडियम 1 है वो रेयर मीडियम है, मीडियम 2 डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब क्या हुई, अपवर्तित हुई, जो किरण आ रही है, जो ए बी पृष्ठ आ रहा है उसमें अपवर्तन होगा और अपवर्तित होके हमें जो रे मिलेगी वो ए डैश बी डैश मिलेगी, जो हमारा अपवर्तित तरंगाग्र होगा। आपतित तरंगाग्र ए बी हो गया, अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश हो गया। अब फिगर में जो कुछ है उससे हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है और स्नेल लॉ निकालना है। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन का नियम निकाला था I = R, वैसे ही परा अपवर्तन में हमें क्या करना है, स्नेल लॉ लगाना है। तो यहाँ पे जो हम ट्राइंगल ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, BAA डैश, ये वाला ऊपर वाला जो ट्राइंगल है इसको कंसीडर कर रहे हैं। फिर हम नीचे वाले ट्राइंगल को लेंगे AA डैश B डैश को, इन दोनों से साइन आई साइन आर निकालेंगे, रेशो बनाएंगे, और रेशो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आ जाएगा तो हम कह देंगे ये हमारा स्नेल का नियम है। ठीक है, करते हैं इसी को ही। चलिए, हमने कौन सा ट्राइंगल लिया था, ऊपर वाला जो मीडियम 1 में ट्राइंगल बन रहा था उसको लिया, उससे साइन आई निकाला, तो साइन आई कितना बन गया, v1t। v1t क्या था, b a डैश डिस्टेंस, अपन ने पिछले फिगर में बहुत अच्छे से बता दिया है। जो b से a डैश तक की डिस्टेंस है वो हमारी v1t है, और जो हमारा कॉमन रे बन रही थी दोनों ट्राइंगल्स के बीच में वो a डैश है, तो साइन आई बन गया v1t अपॉन a डैश। जो ऊपर मैथमेटिक्स लगाई वही सेम मैथमेटिक्स जो मीडियम 2 के अंदर ट्राइंगल बन रहा है उसके लिए लगाई, तो क्या बन गया, साइन आर v2t अपॉन a डैश। दोनों में से परपेंडिकुलर चेंज हुआ है, हाइपोटेन्यूस दोनों में सेम है, फिगर में दिख रहा है ये हमें। ठीक है, दोनों का रेशो कर लिया, 1/2 कर लिया हमने, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल v1t अपॉन v2t, दोनों तरफ a डैश आ रहा है जो कट जाएगा। ठीक है, t से t भी हम काट सकते हैं, तो क्या बच गया, साइन आई अपॉन साइन आर v1 अपॉन v2। ठीक है, जब अपन ने अपवर्तनांक की डेफिनेशन पढ़ी थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहां हमने बताया था अपवर्तनांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मीडियम में वेलोसिटी के। तो अगर मैं n1 अपॉन n2 का रेशियो लेती हूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, v2 अपॉन v1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरे पास आ रहा है v1 अपॉन v2, तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में इसका रेशियो लूं तो क्या मिल जाएगा, n2 अपॉन n1। ठीक है, तो ये v1 अपॉन v2 मेरा कितना बन गया, n2 अपॉन n1, और n2 अपॉन n1 ही मेरा क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर n2 अपॉन n1। अगर फर्स्ट मीडियम एयर है और सेकंड मीडियम कोई और है तब हम क्या करेंगे, n1 को 1 मानेंगे और n2 को n मानेंगे। उस केस में हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर n। लेकिन अगर मेरे एक मीडियम वाटर है और दूसरा मीडियम ग्लास आ जाता है तो उस केस में मुझे n1 और n2 दोनों की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और इसको लिखा जाता है 1 2।
ठीक है, ये लिखा, ये सब अपन ने जब अपवर्तन पढ़ा था रे ऑप्टिक्स में तब क्लियर किया था। तो अगर फर्स्ट मीडियम एयर है तब तो अपन इसको डायरेक्ट एन लिखेंगे, लेकिन अगर कोई और मीडियम आ जाए तो हम इसको 1 and 2 लिखेंगे, और यही हमारा क्या कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है, जो अपवर्तन को समझाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? हाइगन का सिद्धांत, हाइगन के सिद्धांत को यूज लेके परावर्तन की व्याख्या और हाइगन के सिद्धांत को यूज लेके अपवर्तन की व्याख्या, इन दोनों में से एक एग्जाम में कई बार पूछा गया। आप पुराने पेपर्स उठा के देख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में केवल हाइगन का सिद्धांत पूछ लेते हैं, तो केवल हाइगन का सिद्धांत लिख के आना है, डायग्राम बना के आना है उसका। परावर्तन की व्याख्या पूछते हैं तो केवल परावर्तन की व्याख्या लिखनी है, उसमें फिर हाइगन का सिद्धांत नहीं लिखना है। ठीक है, और अगर अपवर्तन की व्याख्या पूछते हैं तो केवल अपवर्तन का सिद्धांत लिखना है, उसमें हाइगन का सिद्धांत नहीं लिखना है। एग्जाम में जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही लिखना है। आपसे अगर पूछा गया है कि हाइगन का सिद्धांत समझाइए, तो सिर्फ वो जो 3 पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे और डायग्राम बनाएंगे। आपसे पूछा जाए हाइगन के सिद्धांत को यूज लेके परावर्तन को समझाओ, तो जो परावर्तन का पूरा कॉन्सेप्ट था वही लेना है, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर प्रूव करना है, दैट्स इट। और अगर आपसे पूछा जाए अपवर्तन की व्याख्या करो, तो अपवर्तन का पूरा डायग्राम बनाओगे, उसकी व्याख्या करोगे और स्नेल लॉ प्रूव करके आ जाओगे। बस ऐसा नहीं कि हाइगन आया तो बस बिना देखे हमने हाइगन का सिद्धांत भी लिख दिया, परावर्तन भी कर लिया, अपवर्तन भी कर लिया। ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में जो पूछा जाए पॉइंट टू पॉइंट उतना ही जवाब देना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हाइगन का सिद्धांत एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा इसको। वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वीडियोस देखें, इससे बेनिफिट उठाएं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करें, और वीडियो को शेयर भी करो, अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करो, लाइक करो। कुछ डाउट हो तो कमेंट करो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ वेव ऑप्टिक्स के। तब तक बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।